स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। आज हम करने जा रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 16, जो कि एनआईएसएम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए। तो अगर आप में से कोई भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स के एग्जाम को क्लियर करना चाह रहा है तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर वाइज आपको 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। और ये जो मैं 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इसके इर्द गिर्द मैं आपके साथ इसकी भी चर्चा करता चलूंगा कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है या इससे मिलते जुलते आपके और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं एनएएसएम सीरीज 16 कमोडिटी डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 1 के मॉक टेस्ट। तो चैप्टर नंबर 1 का मॉक टेस्ट हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इन अ बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज थ्रू ए करेंसी सेटलमेंट, बी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सी वेयरहाउस रिसिप्ट्स, डी क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जब बार्टर सिस्टम होता था तब हम एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। तो अगर मुझे कोई एक सामान चाहिए तो मुझे सामने वाले को क्या देना पड़ता था, दूसरा सामान देना पड़ता था। तो अब जब आप इस पे नजर फेराएंगे अपने ऑप्शंस पे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज योर राइट आंसर। Question number 2. The first known organized futures market was established in A. Chicago, B. London, C. Osaka या डी मुंबई। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपको, ये हिस्ट्री ऑफ कमोडिटीज मार्केट से आया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ आपके एक्सचेंजेस का। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओसाका। Question number 3. Commodity futures emerged primarily to address A. Speculation, B. Counterparty default risk, C. Taxation issues, D. Import restrictions. क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। लिखा है कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी मार्केट के बारे में नहीं बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा है जो कि है कमोडिटी फ्यूचर्स। तो हमको यहां पर समझना है, और ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स इस टॉपिक से आ रहा है कि फॉरवर्ड मार्केट जो था वो एक म्यूचुअल दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। यहां पर दोनों कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे और एक दूसरे की सहूलियत के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन यहां पर एक रिस्क होता है, वो होता है काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क। अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो हमें एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, जहां पर सेम जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है अब वो क्या बन जाता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनता है और बीच में क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंश्योर करता है कि वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क को एड्रेस कर सके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। तो देखिए यहां पर ना, मैंने आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, यहां पर मैंने आपको फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर से कुछ क्वेश्चंस अगर आपको बन सकता है कि फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इस तरीके की चीजें भी आपके दिमाग में अब बैठ जाएंगी। तो इसको आप मोर और लेस समझ सकते हैं कि मैं जो आपके साथ कर रहा हूं ना, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4. सॉफ्ट कमोडिटीज जनरली रेफर टू ऑप्शन ए मेटल्स, ऑप्शन बी एनर्जी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी करेंसीज। तो यहां पर आपको समझना है कि एक इंटरनेशनल वे में जब सेग्रीगेशंस होते हैं तो सेग्रीगेशंस होते हैं हार्ड कमोडिटीज वर्सेस सॉफ्ट कमोडिटीज। तो हार्ड कमोडिटीज में मेटल्स आते हैं, और जो सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आते हैं। तो अगर आपको ये चीज आपने देखी तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट कमोडिटीज के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि इंडिया में हम जो बाइफरकेशन करते हैं वो नॉर्मली जो एक अनरिटन तरीका है एक्सप्लेन करने का, वो होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी और नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी को आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्ट कमोडिटीज बोलते हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती है, मेटल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं हार्ड कमोडिटीज। लेकिन हमारा बाइफरकेशन कैसा है? एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। तो जब हम कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी, उसके भी सब डिविजन्स होते हैं। उसके सब डिविजन्स कैसे होते हैं वो मैं आपको एक बार लिख कर बता देता हूं। सब डिविजन्स होते हैं कुछ इस तरीके से कि जब हम बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो उसके तीन बाइफरकेशन होते हैं। प्रेशियस मेटल, जिसमें आता है गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद में आते हैं बेस मेटल, जिसे आप इंडस्ट्रियल मेटल भी कह सकते हैं। उसमें आते हैं कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, एक्सेट्रा। राइट। और होते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया में होता है क्रूड ऑयल, और अगर आप देखेंगे तो होता है नेचुरल गैस। तो अब देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे सिंपल था, सॉफ्ट कमोडिटीज क्या होती है, आपने एक बार में आंसर कर दिया, एग्रीकल्चरल कमोडिटी। अब मैंने ये जो आपको एक्सप्लेन किया है ना, इससे अब आपको एग्रीकल्चरल पूछे, नॉन एग्रीकल्चरल पूछे, बाइफरकेशन पूछे, हार्ड कमोडिटी पूछे, सॉफ्ट कमोडिटी पूछे, अब आपके लिए सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके हैं। टॉपिक अब आपको समझ में आ चुका है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइस डिस्कवरी रिफर्स टू ए गवर्नमेंट प्राइस फिक्सिंग, बी डिटरमाइनिंग प्राइस वाया डिमांड एंड सप्लाई, सी आर्बिट्ररी प्राइसिंग, डी वेयर हाउस प्राइसिंग। सो करेक्ट आंसर है, प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो प्राइस बायर और सेलर मिलके डिसाइड करें, जो प्राइस बायर और सेलर को समझ में आए। तो जो बायर होता है वो डिमांड प्रोवाइड करता है, सेलर जो होता है वो सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा, प्राइस डिस्कवरी रेफर्स टू ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइनिंग प्राइजेस वाया डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन हमको करने हैं, आप 5 क्वेश्चन तक आ चुके हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये एग्जाम एक बार में क्रैक करना है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए मैंने 500 क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का, जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही एक 500 क्वेश्चन का डिटेल्ड एमसीक्यू का कोर्स मैंने बना दिया है। एंड ये कोर्स को आपको अगर एक्सेस करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो आप जाइए, आप इस कोर्स को एक्सेस कीजिए, और क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली के पार्ट हैं, तो जो आपका डिस्काउंट कूपन है उसे अप्लाई करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हेजर्स primarily participate in derivatives market to A gamble, B earn dividend, C manage price risk, D avoid taxes। तो याद रखिए, जो हेजर्स होते हैं उनका काम होता है प्राइस रिस्क को कंट्रोल करना। उनका पर्पस गैम्बल करना नहीं है, डिविडेंड अर्न करना नहीं है, टैक्स से बचाना नहीं है। उन्हें अपने प्राइस रिस्क को कंट्रोल करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मैनेज प्राइस रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7, आर्बिट्राज इन्वॉल्व्स। याद रखिए, जब भी आप आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग को देखते हैं तो इसमें कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं? हेजिंग में आप देखोगे रिस्क रिडक्शन, रिस्क प्राइस रिस्क को कंट्रोल करना, प्राइस रिस्क को मैनेज करना, ये वर्ड्स आएंगे। स्पेकुलेशन में
आपको आएगा कि आप रिस्क लेकर प्रॉफिट करना चाह रहे हो। और आर्बिट्राज एक ऐसा स्पेसिफिक चीज है जहां पर आता है कि इनका पर्पस होता है रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना ये उनका कोर होता है। तो अब अगर आप अपने चारों ऑप्शंस को देखते हैं, ए हाई स्पेकुलेशन, बी रिस्क लेस प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस, सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डी डिलीवरी डिफॉल्ट। तो जो मैंने आपको कहा कि एक आर्बिट्राजर के लिए रिस्क फ्री प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो आपको क्लियरली दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि है रिस्क लेस प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 8. Commodity prices are mainly influenced by A. Company profit, B. Supply and demand, C. Dividend policy, D. Book value। तो इस चीज को आपको समझना है। एक्चुअली यहां पर लिखा है कमोडिटी प्राइसेस, बट ये चीज है, मैं हर ट्रेनिंग सेशन में कहीं पे भी मैं जाता हूं, मैं हमेशा ही इस चीज को डिस्कस करता हूं। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट नहीं होती। हर चीज की जो प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से ही डिटरमाइंड होती है। ठीक है। तो लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू, कंपनी प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी और बुक वैल्यू शेयर्स में यूज होती है। कमोडिटी में डिमांड एंड सप्लाई चलेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिमांड एंड सप्लाई। Question number 9. Exchange traded derivatives are A. Customized contract, B. Standardized contract, C. Informal agreements, D. Illegal contracts। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक्सचेंज आता है, वो आता है आपके काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म करने के लिए। और जब आप काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म करना चाहते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स आपके पास में पहले से होती हैं। अब इधर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे या इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फेरबदल आप नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी जो पढ़ाई है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडिया कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। शुरुआत कमोडिटीज मार्केट की मॉडर्न वे में हुई 2003 में, जब एमसीएक्स और एनसीडीएक्स आए। तो जब एमसीएक्स और एनसीडीएक्स लाए गए थे, तब इनका रेगुलेटर होता था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, यानी एफएमसी। 2014 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एससीआरए एक्ट में बदलाव किया गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। और एससीआरए एक्ट में सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कमोडिटीज को डाला गया। एंड क्योंकि अब ये सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कमोडिटीज आ गया, तो कमोडिटीज भी सेबी के अंडर में आ गया। सो इसीलिए ये 2014 में हुआ है, हमेशा से नहीं था। ये एक बैकग्राउंड में दे रहा हूं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको कभी आ सकता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन के वेरिएशन हो सकते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आप सोचोगे हु बहू एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना, तो अगर आपको क्वेश्चन घुमाएगा भी ना, तो आपकी तैयारी जो होगी वो पक्की होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।